हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके विज्ञान की एक अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस आपकी खालिस्तान, सही विकल्प, सही जोड़ी, इन तीनों का हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये आपके पार्ट 1 है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर आपको 15 नंबर जो है फिक्स कराना है आपके एग्जाम में, तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना। आप लोग पढ़ लिए होंगे तो इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस जो है जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो सभी के आंसर्स भी डिस्कस करने वाले, इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि दंत क्षय का कारण लार का जो पीएच मान है, तो ऑप्शन जो है इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाना, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है, तो इस पर जो है देखो OH लिखा हुआ है, मतलब ये वो अम्ल नहीं है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो H2CO3 जो है दुर्बल अम्ल है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक चौथा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5वां, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, तो हम लोग का NH4Cl, इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। फिर छठवां, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड का किया जाता है। फिर धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते आपके नेक्स्ट पेज पर प्रश्न क्रमांक 8 से, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होती है, ठीक है। फिर प्राकृतिक स्रोत क्षारक है, तो इस पर देखो प्राकृतिक कौन है भाई, खाने का सोडा, ठीक है। बाकी तो अम्ल है, ठीक। फिर नेक्स्ट 10वां पर चलते हैं, रासायनिक सूचक कौन सा, इस पर तो रासायनिक देखो, हल्दी तो रासायनिक नहीं है, गुड़हल रासायनिक नहीं है, लाल पत्ता गोभी ये भी रासायनिक नहीं है, इसलिए तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर इसकी सा हो जाएगी, मेथिल ऑरेंज। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो इसकी जो सा आंसर है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तब क्या क्या बनता है, उस पर लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 13, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान क्या होगा, तो ये बहुत आसान है। ताजे दूध का पीएच मान 6 था, अगर उसको दही बनना है मतलब वो अम्ल बनेगा, तो अम्ल बनने हैं तो उसका पीएच मान 6 से कम होने लग जाएगा। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 14, प्राकृतिक सूचक कौन सा है, इस पर तो देखो करेक्ट आंसर आपको टिक करना है गुड़हल पर, क्योंकि ये तीनों जो है आपका रासायनिक सूचक है, इसलिए इसका सा जो है करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15वां, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, तो अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, ठीक है। 16 नहीं है, इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, सबकी आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं, लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी पेन ले लीजिए। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितनी होती है, 7 होती है, तो इस पर आपको 7 लिख देंगे। फिर दूसरा, वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इस पर लिखेंगे आप लोग अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा लिखेंगे। फिर ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन का सूचना देते हैं, तो उसको घ्राण सूचक। प्रश्न क्रमांक 4, अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर 5वां, सल्फर को वायु में जलाने पर प्राप्त गैस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 6वां पर चलते हैं, क्षार का जलीय विलयन खालिस्तान को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण कि विलयन की प्रकृति कैसी होती है, तो इस पर भी क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। फिर प्रश्न क्रमांक 8वां, खालिस्तान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय व उदासीन होती है, तो इस पर आप लोग लिख सकते हैं लवण की जो प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय व उदासीन होता है। फिर 9वां, विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग कहा जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, तो सूचक आप लोग इस पर लिख लेंगे। फिर 10वां, NH4NO3 में अम्लीय सूचक एवं आपको क्षारी मूलक बताना है, अम्लीय मूलक और क्षारी मूलक बताना है। तो जो अम्लीय मूलक कौन हो जाएगा, NO3, ठीक है, NO3 जो है अम्लीय मूलक,
और आपका जो दूसरा NH4 है वो क्षारीय मूलक हो जाएगा। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 11, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती? ध्यान से देखना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो इस पर आ जाएगी उदासीन। और उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग का 12वां 13वां की ओर, तो इसको भी ध्यान से देखना, सेम टाइप के क्वेश्चंस। इस पर देखो, दुर्बल अम्ल और उसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार था तब उदासीन बन रहा था। अब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनेगा तब क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगा। फिर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तब इस पर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 13 का उत्तर। क्लियर। फिर 14, अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण एवं खालिस्तान बनता है, तो इस पर लिखोगे जल बनता है। फिर 15वां, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति खालिस्तान होती है, तो इस पर लिखेंगे आप लोग फिर से उदासीन होती है। 16, पीएच का उच्चतम मान कौन सा विलयन प्रदान करता है? तो जो क्षारीय विलयन होता है वही प्रदान करता है। रुधिर या रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसको लिखोगे आप लोग 7.3 से 7.4, इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। फिर 18वां, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। क्लियर। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से, सिरका में खालिस्तान अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 20, धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का पीएच मान, तो 5.5 से वो जो है 7 तक होती है इसकी पीएच मान। क्लियर। फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते। नेक्स्ट चैप्टर मतलब आपके अध्याय 4, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न पहला, इन तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वाधिक होता है? तो इसकी आंसर हो जाएगी सोडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है इस पर कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय है? तो इसकी आंसर आ जाएगी फ्लोरीन। फिर प्रश्न क्रमांक 3, आवर्त सारणी के किसी आवर्त परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ और क्या, अगर परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है तो और क्या बढ़ेगा? तो इसकी लिखेंगे आप लोग ऋण विद्युतीय गुण में भी वृद्धि होती है। ठीक है। फिर चौथा पर देखो, निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो इस पर लिखेंगे C-, जो C ऋणात्मक आयन है उनकी होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्न में से किसका आकार जो है बड़ा होगा? तो ये इस तरीके से +3 आयन है उसकी आकार जो है बड़ा होगा। फिर 6वां, निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है? इसकी आंसर्स जो है करेक्ट नहीं हो पाया, तो इसकी आंसर्स आप लोग कमेंट करके जिस किसी को भी पता होगा वो बताएंगे। ठीक है, 6वां का। फिर 7वां देख लेते हैं, निम्न में से किसका आयनन विभव सर्वोच्च होती है? तो सबसे पहले तो इसमें हाई जो है इसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है। फिर नेक्स्ट, एक तत्व जिसकी परमाणु क्रमांक 20 है, आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा? तो इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी दूसरी समूह में रखा जाएगा, दूसरा वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है। फिर तत्वों का आयनन विभव आवर्त सारणी के वर्ग में कैसा होता है उसको लिखना है। तो परमाणु आकार जैसे ही बढ़ता है तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ वो घटने लग जाता है, तो दूसरा जो है इसकी करेक्ट उत्तर होगी। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के लिए समान क्या होता है? तो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान होती है। फिर 11वां, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होगा? तो उसकी ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय हो जाएगा। क्लियर। फिर 12, 13 आपकी स्क्रीन पर है, 2 क्वेश्चन देखो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बंधुता इसमें दिया है। ठीक है, इन तीनों में बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम कौन सा होगा? तो इसकी जो थर्ड ऑप्शन है वो सी होगा। आपको एल की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? सी लिखना पड़ेगा, तब ये इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। ठीक है। फिर सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी है? तो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या जो सबसे हाईएस्ट जो ऋणात्मक आयन है उसकी होती है, तो C-4 जो आयन है उसकी हो जाएगी। क्लियर। फिर आगे बढ़ते इस पर प्रश्न क्रमांक 14, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे से, ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होती है भाई, किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण बदलता है? तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन वाली गुण जो है बदलता है। प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? तो इस पर लिखेंगे आर्सेनिक और बिस्मिथ का। ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर, आपकी स्क्रीन पर है, फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन से आयोडीन जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती है घटती है, उसको बताना है। तो इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी घटती है। फिर बेरिलियम इसके साथ विकर्ण संबंध बनाता है, तो वो एल्यूमिनियम के साथ जो है विकर्ण संबंध बनाता है। फिर 18वें प्रश्न पर चलते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है कि आवर्त तालिका के किसी समूह में ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो इसकी उत्तर हो जाएगी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने ऊपर में भी देख रखे हैं। फिर 19 पर देखो, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो बेरिलियम जो है द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। निम्न में से किसकी आकार सबसे बड़ा है। तो इस पर देखो एल्यूमिनियम जो जिसमें +1 आयन है, ठीक है, सॉरी जिसमें कोई आयन नहीं दिख रहा है, वही इसकी सबसे बड़ी आकृति होती है। क्लियर। फिर 21-22 की ओर चलते हैं। किस धन आयन की त्रिज्या न्यूनतम है। तो इसकी करेक्ट जो उत्तर है वो हो जाएगी ये वाली 4th का, ठीक है। किस तत्व का प्रथम आयनन विभव अधिक है। तो हाइड्रोजन हो जाएगी इसकी उत्तर। फिर 23-24 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न तत्वों के आकार का सही क्रम कौन सा है। तो इसकी जो 2 है वो इसकी सही क्रम हो जाएगी। फिर 24, परिवर्ती संयोजकता गुण कौन दर्शाता है। तो संक्रमण तत्व जो है परिवर्ती संयोजकता गुण दर्शाता है। फिर 25, अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है कैसी होती है उसको बताना है। अक्रिय गैसों के लिए तो वो ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है किस पर, परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश दोनों पर निर्भर करती है। फिर 27वां आपकी स्क्रीन पर है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किनकी है। तो इसकी हो जाएगी आर्गन की, ठीक है। फिर 28वां, हैलोजन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन की, ठीक है, हैलोजन में। फिर आगे बढ़ते आपके प्रश्न क्रमांक 29 पर। इस पर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किसकी आयनन विभव कम होगी। तो इसकी आंसर जो है वो हो जाएगी आपका, इसकी करेक्ट आंसर जो है टिक नहीं हुआ है। तो इसकी भी आंसर आप लोग जिस किसी को भी पता होगी कमेंट कर लेना। निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है। तो इसमें हीलियम हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमारा फिर से क्या आने वाली है, रिक्त स्थान। तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है क्योंकि रिक्त स्थान के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं होती है ना। ऑक्सीजन की परमाणविक त्रिज्या नाइट्रोजन से अधिक होती है। क्या लिखेंगे, अधिक होती है करके आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट में। जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को मुक्त ऊर्जा कहते हैं, ये हो जाएगी। फिर इस पर जो इसका 3rd पर क्या हो जाएगी, संक्रमण तत्व लिखेंगे। 4था, बोरान विकर्णता खालिस्तान से संबंधित है। तो सिलिकॉन, इस पर लिखेंगे सिलिकॉन से संबंधित है, ठीक है। फिर विकर्णता सिलिकॉन आ जाएगा इस पर, ठीक है, सिलिकॉन लिखेंगे। न्यूनतम गलनांक वाली धातु जो है वो क्या हो जाएगी, पारा। फिर आवर्त सारणी में धातु खाली स्थान और स्थित है तो दाईं ओर स्थित है, ये आप लोग इस पर लिख लेंगे। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 7वां में। 7वां का उत्तर देखो, आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है कम होती है, याद रखेंगे, ठीक। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से क्या होती है, अधिक होती है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ये इस पर क्या आ जाएगा, कम। पहले अधिक लिखेंगे फिर कम हो जाएगी। बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से खाली स्थान है तो इस पर अधिक लिखेंगे आप लोग, ठीक है। 10वां, नोबेल गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है 0 होती है। एका बोरान किसको कहते हैं। तो एका बोरान जो है 10वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन इस पर स्कैडियम आ जाएगा। क्या लिखेंगे, स्कैडियम। 12वां में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ता है करके आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। ये रहा आपका फर्स्ट इकाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। अब हम लोग देख लेते हैं आपकी इकाई नंबर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातु एवं धातु कर्म, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से सबसे सक्रिय धातु कौन से है। तो सोडियम इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस पर जो हो जाएगी Hg, ठीक है, पारा। फिर तीसरा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु जो है, तो इस पर तांबा आप लोग टिक कर सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 4, कौन सी धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। तो इस पर लिख सकते हैं आप लोग लिथियम लिख सकते हैं। फिर कौन सी धातु की कुचालक, कौन सी धातु उष्मा की कुचालक होती है।
ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगी, इस पर भी जो आंसर है लिथियम ही हो जाएगी। फिर बॉक्साइड अयस्क का सूत्र क्या हो जाएगी इस पर, नेक्स्ट जो छठवां क्वेश्चन की ऑप्शन जो है क्या, ये वाली इसकी 2 जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगी। कैल्शियम सिलिकेट क्या है, तो मिश्र धातु है, इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 8 में आयरन पायराइट के सांद्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त करेंगे, तो इस पर आप लोग लिख सकते हैं झाग उत्प्लावन, अम्लराज है, तो अम्लराज पर देखो थर्ड जो ऑप्शन है वो इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। ठीक है, फिर 10वां पर चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, स्टेनलेस स्टील के अवयवी धातु कौन सा है, तो इसकी दूसरा ऑप्शन है करेक्ट उत्तर होने वाली है। ठंडे जल के साथ कौन सी धातु तेज अभिक्रिया करती है, तो इसकी उत्तर आपको हो जाएगी पोटेशियम। फिर प्रश्न क्रमांक 12 सबसे अधिक आघात वर्धिता व तथा तन्य धातु है सोना, इस पर आप लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर्स पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग का 13 की आंसर जो करेक्ट नहीं हो पाई थी युगल विस्थापन वाली, तो ये देख लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 14 निम्न में से कौन सी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो इस पर ये जो थर्ड ऑप्शन है वो इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इस पर 15वां पर देखो क्या बोला जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तन करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सांद्रण हो जाएगा। कोरंडम किस धातु का अयस्क है, तो कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 मैग्नेटाइट अयस्क का सूत्र, तो ये क्या हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो क्षारीय, इस पर टिक करेंगे। फिर 19-20 आपकी स्क्रीन पर है लास्ट क्वेश्चंस 2 हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का सूत्र मीन्स रस्ट जंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो उसको करना है, तो इसकी थर्ड जो है करेक्ट आंसर। उसी तरह कॉपर के रासायनिक अपचयन हेतु कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो इस पर लिख सकते हैं आप लोग जिंक। क्लियर यहां तक। अब हम लोग देख लेते हैं आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करने में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक के सॉल्यूशन में अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसकी लवण के विलयन से हटाने की क्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो इस पर क्या लिखेंगे विस्थापन। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाले लोहा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो हेमेटाइट हो जाएगी इसकी उत्तर। फिर थर्ड हेमेटाइट अयस्क का सूत्र तो Fe2O3, क्या लिखेंगे Fe2O3 इसकी उत्तर हो जाएगी। फिर चौथा पीतल तथा खालिस्तान धातु से बनी मिश्र धातु, तो इस पर लिखेंगे कॉपर और क्या हो जाएगी जिंक, इसकी उत्तर हो जाएगी। फिर पांचवा अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, तो इस पर क्या लिखेंगे भर्जन आप लोग लिख लेंगे। क्लियर। फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 6वां की ओर। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या बोल रहे हैं, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों से क्रिया कर धातु मल बनाता है तो क्या कहलाता है, वो गालक कहलाता है। आप लोग क्या लिखेंगे गालक लिख लेंगे। 7वां हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण खालिस्तान विधि द्वारा किया जाता है तो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। फिर आयरन के निष्कर्षण में खालिस्तान को गालक के रूप में मिलाया जाता है, तो इस पर लिखेंगे आयरन के निष्कर्षण में खालिस्तान गालक के रूप में मिलाया जाता है, इसकी करेक्ट आंसर जो मेंशन नहीं हो पाया है। फिर धातुएं अम्लों से क्रिया कर संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। फिर लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाना खालिस्तान कहलाता है, तो रोधी का लक्षण कहलाता है। क्लियर। फिर आगे इस पर क्या दिया हुआ है, उचित संबंध जोड़िए, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग का। देखो फर्स्ट है हेमेटाइट, इस पर सूत्र देखना है तो हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 पर चला जाएगा। बॉक्साइड का जो फॉर्मूला है वो ये ए वाला हो जाएगा। डोलोमाइट का तो डोलोमाइट के जो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड आयरन पायराइट, तो आयरन पायराइट का FeS2। फिर लाइम स्टोन का क्या हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। करेक्ट। इस तरह से आप लोग इसको करेक्ट मैच कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 अधातुओं का रसायन। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसकी आंसर्स जो है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी ब्रोमीन। ठीक है, क्या हो जाएगी ब्रोमीन। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता, तो सोडियम जो है अपरूपता नहीं दिखाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी में से उप धातु कौन सा है, तो आर्सेनिक जो है इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 4 उत्कृष्ट गैस से अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती क्यों, उसको बताना है, तो इसकी उत्तर जो हो जाएगी स करेक्ट उत्तर।
पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी? तो ऑक्सीजन गैस इसकी उत्तर हो जाएगा। फिर छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसकी जलीय विलयन अम्लीय होता है? तो CO2 की जो जलीय विलयन होती है अम्लीय होती है। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 7वां की ओर। तो 7वां में देखो आपका क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो इसका F सा इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। फिर अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती? तो अम्लीय होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो इस पर क्या दिया है कि इस तरीके से इनई चूड़ी की उपस्थिति में वनस्पति तेल को वसा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, उसको लिखना है। तो इस पर 9वां देखो, 9वां की जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगी हाइड्रोजनीकरण हो जाएगी। ठीक है, फिर हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन की खालिस्तान, इस पर आ जाएगी क्या? अपर रूप लिखेंगे इस पर। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है? तो नाइट्रोजन जो है अलग हो जाएगी। आघातवर्धनीयता का गुण है धातु का, तो धातु पर टिक लगा लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से उप धातु कौन सा है? तो द इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। फिर नाइट्रोजन अणु में 2 N परमाणु के बीच बंद हो जाएंगे, तो इस पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 15 इस पेज की लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातु को पहचानना है। तो कौन हो जाएगी? कार्बन जो है अधातु हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान यहां से। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते खाली स्थान कहलाते हैं, तो अपर रूप लिखेंगे इस पर। ठीक है, अपर रूप लिख लेंगे। फिर दूसरा, कार्बन के अपर रूप खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी अधातु विद्युत की कुछ अलग होती, तो ग्रेफाइट हो जाएगी इसकी आंसर। फिर अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधिकतर खालिस्तान ऑक्साइड बनाते हैं, तो अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं आपस में क्रिया करके खालिस्तान यौगिक बनाते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा इस पर। ठीक है, इस पर नाइट्रोजन लिखेंगे और उस पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बनती है। क्लियर है। फिर छठवां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इस पर लिखेंगे फ्लोरीन लिख लेंगे। क्लियर। फिर 7वां क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगी? दानेदार जिंक की तनु अम्ल अथवा क्षार से अभिक्रिया द्वारा खालिस्तान गैस प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अधातुएं सामान्यतः ऋण आयन बनाती है। ठीक है, ऋण आयन लिखेंगे। फिर डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो हेनरी को दिया जाता है, इसकी आंसर होगी। फिर हम लोग इस पर लास्ट आप लोग का देख लेते हैं, उचित समझ जोड़ो फिर से। अम्लीय ऑक्साइड, तो अम्लीय ऑक्साइड आपका किस पर चला जाएगा? SO3 पर। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड जो है किस पर चला जाएगा? C पर चला जाएगा। फिर क्षारी जो ऑक्साइड है थर्ड का जाएगा आपकी E पर, Na2O पर। उदासीन जो ऑक्साइड है वो जाएगा CO पर। फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O पर जाएगा। ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी से जल्दी आप लोग का लिए आए और उसका आपको अपडेट मिले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार के मिस किए बिना आप लोगों को हर एक वीडियो के बेनिफिट जो है मिले और आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।